हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। विश्व भूगोल में हम अध्ययन कर रहे थे चट्टानों या सेलों का, जिन्हें हम रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। पिछले सेशन में हमने चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के निर्माण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इसके साथ साथ हमने चट्टानों के जो 3 प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित, इनमें से आग्नेय चट्टानों के विषय में हमने विस्तार से चर्चा पिछले क्लास में की थी। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बाकी के 2 प्रकारों के विषय में, जिनमें से अवसादी या परतदार चट्टान एवं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इन दोनों टाइप्स के बारे में आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले जानते हैं अवसादी या परतदार चट्टानों के बारे में। अवसादी या परतदार चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अपक्षय एवं अपर्दन के द्वारा मूल चट्टानों का विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप अवसादों के जमाव से अवसादी या परतदार चट्टानें निर्मित होती हैं। यानी अवसादी या परतदार चट्टानों का निर्माण किस तरीके से होता है। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जो मूल चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानें ही मानी जाती हैं। बाकी की जो चट्टानें हैं, जैसे अवसादी चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें, इनका निर्माण जो होता है मूल रूप से आग्नेय चट्टानों के द्वारा ही होता है। तो अवसादी जो चट्टान होती हैं, जो हम कह सकते हैं, इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि अवसादी चट्टान का निर्माण या परतदार चट्टान का निर्माण अवसादों के जमाव के फलस्वरूप होता है। यानी जब जो मूल चट्टानें हैं उनका अपक्षय होता है या अपर्दन होता है, तो उनके छोटे छोटे कण जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है प्रतिस्थापित होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, और धीरे धीरे अवसादों के रूप में वो परत दर परत जमा होते रहते हैं, और इन्हीं अवसादों के जमाव के फलस्वरूप अवसादी या परतदार चट्टान का निर्माण होता है। इसकी जो रचना होती है वो परतों के रूप में होती है, कोमल प्रकृति की होती हैं अवसादी चट्टानें, और अपर्दन का इन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, यानी शीघ्र ही ये अपर्दित हो जाती हैं। इनके निर्माण में चट्टानी चूर्ण के साथ साथ जीवाश्म एवं वनस्पतियों का योगदान भी जो है देखने को मिलता है। पूरे भूपृष्ठ के लगभग 75% हिस्से पर अवसादी या परतदार चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, लेकिन भूपरपट्टी के निर्माण में इनका योगदान न के बराबर होता है, या यह हम कह सकते हैं कि भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, लेकिन क्रस्ट जो होती है उसके निर्माण में इसका योगदान लगभग 5% ही होता है। इसके कुछ उदाहरणों के विषय में बात करें तो जैसे अवसादों से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, या अवसादों से निर्मित कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो अवसादों के जमाव से जो है निर्मित हुए हैं या अवसादी जमाव से निर्मित हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो लोएस जो होता है, लोएस आकृति जो होती है, ये पवन के द्वारा या हवा के द्वारा दूर तक ढोए हुए बालू के महीन कणों के द्वारा निर्मित होती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाइना में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, वांगहो नदी घाटी जो है, वांगहो नदी घाटी में काफ़ी जो है लोएस की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। गंगा और सिंधु का जलोढ़ मैदान जो है, ये भी अवसादों के जमाव से बना हुआ है। सेंधा नमक, जिप्सम, सोरा, ये रासायनिक विधि से बनी हुई अवसादी चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानों की स्ट्रक्चरल, एक तरह से कह सकते हैं संरचना के विषय में बात करें तो अवसादी चट्टानों का निर्माण में 8% जो होता है योगदान चूना पत्थर का, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन 8% होता है इसमें, बलुआ पत्थर 12% होता है, और बाकी 80% इसमें क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं। ठीक है, ये इनका जो है कह सकते हैं हम संरचना है इनकी। परतदार या अवसादी चट्टानों के प्रकारों के विषय में बात करते हैं कि परतदार और अवसादी चट्टानें कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला इसका प्रकार है जलज चट्टानें, जिन्हें आर्गिलेशियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। जलज चट्टानें जो होती हैं सागर, झील या जलमार्गों में निर्मित होती हैं, और इनके कुछ उदाहरणों के विषय में बात करें तो बलुआ पत्थर हो गया, कांग्लोमरेट, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, ये सभी जो है जलज चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में से कभी कभी जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि बलुआ पत्थर किस चट्टान से संबंधित है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि अवसादी चट्टान से संबंधित है, लेकिन अवसादी चट्टान में भी ये किस ग्रुप से संबंधित है, तो ये जलज चट्टानों के अंतर्गत आता है। वायु निर्मित चट्टानों के विषय में बात करें तो एओलियन रॉक्स जो होती हैं, तो वायु चट्टानों के अपक्षयित अवसादों को उड़ा ले जाती हैं। वायु जो होती है वो चट्टानों के अपक्षय, यानी चट्टानों का जब अपक्षय हो जाता है, अपरदित हो जाती हैं चट्टानें, तो उनके छोटे छोटे कण जो होते हैं वो चट्टानों पर जमा हो जाते हैं अपक्षयित होकर के। वायु जब चलती है तो जो नष्ट हुए या फिर अपक्षयित हुए जो कण हैं चट्टानों के, उनको वायु
उड़ा ले जाती है, यानी अवसादों को उड़ा ले जाती है। और जब वायु का वेग कम हो जाता है तो फिर वो क्या होते हैं, वहीं पर वो कण, जिस जगह पर वेग कम होगा उसी जगह पर वो कण जो है गिर जाएंगे या जमा हो जाएंगे और परतों के रूप में एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि वायु से निर्मित चट्टानें बन जाती हैं। तो वायु जो होती है, अपर्दन और निक्षेपण, इन दोनों तरह की क्रियाओं से अनेक भू स्वरूपों का निर्माण करती है। और वो कौन कौन से भू स्वरूप हैं उनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बालू का टिब्बा। ठीक है, सैंड ड्यून्स इसको बोलते हैं। ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, ये धरातल है। ठीक है, हवा की गति पूर्व से पश्चिम की तरफ है, इस तरीके से। यहाँ पर मैं एरो बना रहा हूँ, ये हवा की डायरेक्शन को मैं प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हवा की डायरेक्शन है और हवा की डायरेक्शन के अनुरूप ही जो बालू है वो इस तरीके से उड़ती हुई चली जा रही है। तो बालू का एक चट्टा टाइप का बन जाएगा और उसके जो पीछे वाला पोर्शन होगा, लास्ट वाला, वहाँ पर एक स्लोप टाइप का बन जाएगा, पूरी बालू इकट्ठी हो जाएगी इसके ऊपर। तो ये जो आकृति होगी ये बालू के टिब्बे की आकृति है। ठीक है, तो वायु या बहते जल के द्वारा बनी बालू की असंगठित पहाड़ी की आकृति को ही बालू का टिब्बा कहा जाता है। एक डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। इसे देखने पर आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए, ये हवा की डायरेक्शन हो गई। मान लीजिए इस तरीके से इस साइड से इस साइड में हवा की डायरेक्शन है, हवा बह रही है। तो हवा बह रही है तो ये जो बालू है ये उड़ते हुए यहाँ जमा हो गई है और इसके पीछे की तरफ एक स्लोप टाइप के बन गए हैं, ढलान टाइप की बन गई है। ये जो आकृति होती है ये बालू के टिब्बे की आकृति होती है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली आकृति है आपकी वात गर्त। ठीक है, इसको हम ब्लो आउट के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो बलुआ क्षेत्र में ही बनती है और एक सा प्रकार का गर्त या गड्ढा होता है जो विशेष रूप से मरुस्थलों में पाया जाता है। और मरुस्थलों में भी जो वायु के टिब्बे होते हैं, अभी हमने पढ़ा था बालू के टिब्बे होते हैं, इनके बीच में एक क्षेत्र बन जाता है, गड्ढा टाइप का बन जाता है, गर्त टाइप का बन जाता है। उसे हम ब्लो आउट या वात गर्त के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में आपको वात गर्त नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके साइड में ये चारों ओर जो हैं, ये वाला इधर बालू का एरिया होगा, इधर बालू का एरिया होगा, इधर बालू का, और यहाँ पे जो दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे भी बालू का एरिया होगा। तो बालू के टिब्बे होंगे और उनके बीच में एक गर्त या गड्ढा टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, इस जहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे गड्ढा या गर्त टाइप का दिखाई दे रहा है, इसे ही हम कह सकते हैं वात गर्त या फिर ब्लो आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आकृति आपकी बखनी या बरखान, जिसको हम कहते हैं। ये चापाकार टिब्बे के समान होते हैं और इनकी आकृति भी लगभग जो है बालू के टिब्बे जैसी होती है। इस डायग्राम से आपको इसको समझ सकते हैं। इसमें और बालू के टिब्बे में एक छोटा सा फ़र्क यही होता है कि बालू के टिब्बे जब बनते हैं तो यहाँ से इस तरीके से ये जो है सैंड का ऊपर चढ़ना होता है, वायु की डायरेक्शन इस तरीके से है तो सैंड ऊपर की तरफ चढ़ती है, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ एक स्लोप हो जाता है, तीव्र स्लोप हो जाता है। ये जो है बालू के टिब्बे में दिखाई देता है। लेकिन बरखान जो होते हैं, इसमें जो बालू होती है वो अंदर की तरफ धंसती जाती है या गड्ढा टाइप का दिखाई देता है और जो स्लोप होता है वो काफ़ी लंबा होता है टिब्बे की अपेक्षाकृत। ठीक है, तो ये जो है ये बरखान या इसको हम कह सकते हैं। अगली आकृति है अर्घ। ठीक है, अर्घ क्या होता है? मरुस्थल का एक ऐसा समतल चौड़ा क्षेत्र जो बालू की चादरों से ढका रहता है, उसे हम अर्घ कहते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे एरिया पर जो है बालू की चादरों टाइप की आकृतियाँ बन जाती हैं। पूरे लंबे क्षेत्र पर एक बालू की चादरों टाइप का एरिया जो फैल जाता है उसे हम अर्घ कहते हैं। इस डायग्राम की सहायता से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र है, इस पर देखिए जहाँ पे जो आपको ये ब्राउन ब्राउन कलर की दिख रही हैं, ये बालू की चादरें हैं। ठीक है, चारों तरफ बालू की चादरें जो है नज़र आ रही हैं। ये पूरे काफ़ी बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है, तो इसी को हम कहते हैं अर्घ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिंक। सिंक को पलाया के नाम से भी जाना जाता है, सिंक को पलाया भी कहते हैं। ये एक गड्ढे नुमा आकृति होती है जहाँ पानी का जमाव स्थल जो है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस डायग्राम के द्वारा इसको भी समझ सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये है धरातल है। ठीक है, और यहाँ से नीचे की तरफ ये गड्ढा है। ठीक है, इसको देखते चला, नीचे गड्ढा गड्ढा गड्ढा, और यहाँ आके आपको ये जो है वाटर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको वाटर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये गड्ढा है, काफ़ी नीचे गड्ढा है, यहाँ पे वाटर दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे पानी तो भरा हुआ है लेकिन पानी का जो जमाव स्थल है वो दिखाई नहीं देगा ऊपर से। तो इस तरह की आकृति को जो है हम क्या बोलते हैं, सिंक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालू पहाड़ी या सैंड हिल ये एक तरह का पारिस्थितिकी समुदाय होता है। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पारिस्थितिकी समुदाय के अंतर्गत आते हैं, और उसमें एक ऑप्शन आपको बालू पहाड़ी भी दे दिया गया। तो बालू का जो है नाम सुन के आप ये सोचेंगे कि हाँ, बालू में कहाँ से कोई भी पारिस्थितिकी समुदाय जन्म ले सकता है।
तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको गलत कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बालू की पहाड़ी या सैंड हिल जो होती है एक प्रकार का पारिस्थितिकी समुदाय माना जाता है। लोएस के बारे में हमने अभी पढ़ा था, लेकिन फिर और जान लेते हैं थोड़ा सा कि लोएस क्या होता है। पवन के द्वारा उड़ाकर लाई हुई सूक्ष्म कणों वाली धूल जो होती है, उनके जो निक्षेप अवशेष जो बचते हैं उन्हें हम लोएस कहते हैं। जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? चूने का पत्थर, ये जैविक तत्वों से निर्मित होती है, लाइमस्टोन इसको कहते हैं। कोयला भी जैविक तत्वों से निर्मित चट्टान है, और पीट भी जो है जैविक तत्वों से निर्मित चट्टान है। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टानें कौन कौन सी हैं? खड़िया मिट्टी जिसको हम चौक कहते हैं, ये रासायनिक तत्वों से, केमिकल एलिमेंट से बनी हुई चट्टान है, अवसादी चट्टान है। सेल खड़ी जिसे हम जिप्सम कहते हैं, ये भी जो है रासायनिक तत्वों से बनी हुई अवसादी चट्टान है। नमक की चट्टान या साल्ट रॉक भी जो है रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान के अंतर्गत आती है। हिमानी के द्वारा निर्मित परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान जिसे हम ग्लेशियल रॉक कहते हैं, ये किस तरीके से बनती है? तो जब हिमनद होता है या ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर द्वारा जो पदार्थ ग्लेशियर के साथ में ग्लेशियर का जो प्रवाह होता है, तो बहुत सारे पदार्थ उसके द्वारा प्रवहित करके लिए जाते हैं, और हिमनद के द्वारा जो पदार्थ बहा करके लाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हिमोड़। ठीक है, ये हिमोड़ जो होते हैं हिमनद के विभिन्न क्षेत्रों में परत दर परत जमा होते चले जाते हैं, और इन्हीं परतों से जो है ग्लेशियल रॉक्स का जन्म होता है या हिमानी निर्मित परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। एक आकृति का नाम आता है ब्रेसिया। कभी कभी समाचार पत्रों में आपने देखा होगा ब्रेसिया, या फिर ये जो है कभी कभी पेपर में भी पूछ लिया जाता है। तो ब्रेसिया क्या होता है? कॉन्ग्लोमेरेट्स को कंकड़ कहते हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट्स जब गोल आकार के ना होकर के कोणनुमा हो जाते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रेसिया कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के विषय में, मेटामॉर्फिक रॉक्स के विषय में। जब परतदार या आग्नेय या कायांतरित चट्टानों पर अधिक भार तापमान बढ़ने के कारण उनका जो है रूपांतरण हो जाए तो ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टान कहते हैं। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टान जो होती हैं इनका निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से या परतदार चट्टानों से। ठीक है, यानी आग्नेय चट्टानों पर या परतदार चट्टानों पर क्या हो जाता है? अधिक भार बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसके कारण क्या होता है? इनका रूपांतरण हो जाता है, और ये बदल करके जो है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं या कायांतरित चट्टानें होती हैं, इनका फिर दोबारा से भी रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, यानी आग्नेय चट्टान से जो है रूपांतरण होकर के कोई चट्टान जो है कायांतरित चट्टान बन गई या रूपांतरित चट्टान बन गई, तो ज़रूरी नहीं है कि अब उसका अवरूपांतरण कभी ना हो। तो जो रूपांतरित चट्टान बन चुकी होती है आग्नेय या अवसादी चट्टानों के द्वारा, उसका फिर दोबारा से भी रूपांतरण हो सकता है, और इस स्थिति को हम अतिरूपांतरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कायांतरित चट्टानों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। कायांतरित चट्टानों के प्रकारों में सबसे पहले बात करेंगे नीस के बारे में। नीस जो होती है मोटे तथा बड़े कणों वाली कायांतरित चट्टान होती है। ठीक है, संगमरमर जो होती है जिसे हम मार्बल कहते हैं, चूने की परतदार चट्टान पर अधिक भार या तापमान जब पड़ जाता है तो वो चट्टान जो है चूने की परतदार चट्टान वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि संगमरमर की चट्टान जो होती है वो किस चट्टान का परिवर्तित रूप है? तो वो चूने की जो परतदार चट्टान होती है, लाइमस्टोन जो होता है, उसके द्वारा जो है संगमरमर का निर्माण होता है। फाइलाइट जो होती है, फाइलाइट ये स्लेट की तरह होती है। सिस्ट के बारे में बात करें तो सिस्ट के जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, और बारीक कणों वाली कायांतरित चट्टान होती है। जब इसके कण जो बारीक होते हैं तो इसकी प्रकृति के बारे में बात करें सिस्ट की, तो ये भंगुर होती है, मतलब ये आसानी से टूट जाती है। ठीक है, मजबूत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वार्टजाइट के बारे में बात करते हैं। क्वार्टजाइट जो होती है ये बालू के पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप जो है इस चट्टान का निर्माण होता है। क्वार्टजाइट चट्टान का निर्माण कैसे होता है? बालू के पत्थर, ठीक है, जो सैंड स्टोन होते हैं, सैंड स्टोन के द्वारा जो है क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। स्लेट जो होती है ये काले या सलेटी रंग की बहुत ही बारीक कणों वाली कायांतरित चट्टान होती है। अब जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं कि अवसादी चट्टानों से कौन कौन सी कायांतरित चट्टान बनती हैं, आग्नेय चट्टानों से कौन कौन सी कायांतरित चट्टान बनती हैं, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कायांतरित चट्टानें जो अपने आप में कायांतरित चट्टान हैं उनका भी रूपांतरण हो जाता है
और उनकी भी प्रकृति चेंज हो जाती है। और अतिरूपांतरण के द्वारा, यानी दोबारा रूपांतरण जब होता है कायांतरित का, तो उसे हम अतिरूपांतरण के नाम से जानते हैं। तो उस तरीके से ये भी कायांतरित चट्टानों में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी अवसादी चट्टानों के द्वारा कायांतरित चट्टानें बनाई जाती हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेल। शेल एक अवसादी चट्टान है। ये इस ग्रुप में जो आपको दिखाई दे रही हैं सारी अवसादी चट्टानें हैं। और इन अवसादी चट्टानों से कौन कौन सी कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शेल जो है अवसादी चट्टान है और इससे रूपांतरण के फलस्वरूप स्लेट नामक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। चौक एवं डोलोमाइट से भी संगमरमर का निर्माण होता है। बालू के पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इनको याद करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आग्नेय चट्टानों से कौन कौन सी कायांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं। आग्नेय चट्टानों में आती हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये दोनों जो है आग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट से नीस चट्टान का निर्माण होता है जो एक कायांतरित चट्टान है। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट या सिस्ट चट्टान का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं उनसे भी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, यानी ये पुनः रूपांतरण, इसको हम अति रूपांतरण भी कहते हैं। अति रूपांतरण, ठीक है, अति रूपांतरण के द्वारा रूपांतरित चट्टान फिर दोबारा से रूपांतरित चट्टान में चेंज हो जाती है। तो कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं उनके बारे में बात करते हैं। स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान है, फाइलाइट रूपांतरित चट्टान है, गैब्रो है, कॉन्ग्लोमेरेट है, ये सभी रूपांतरित चट्टानें हैं। और इन रूपांतरित चट्टानों का दोबारा से जब रूपांतरण होता है या अति रूपांतरण होता है तो स्लेट से बनता है फाइलाइट, और फाइलाइट से बनता है सिस्ट, गैब्रो से बनता है सर्पेंटाइन, और कॉन्ग्लोमेरेट से बनता है क्वार्टजाइट। ठीक है, फिर दोबारा से रूपांतरण के फलस्वरूप। तो ये हो गया चट्टानों से संबंधित पूरा सेशन। चट्टानों से संबंधित चैप्टर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसके साथ साथ आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ में काफ़ी अच्छा क्वालिटी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।